दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग संधि समझौते जो कि आई दृष्टि लेटेस्ट वाली, पुरानी वाली नहीं लेटेस्ट वाली, जिसमें अक्टूबर और नवंबर तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है जनवरी से लेकर, तो उस मैगजीन से संधि समझौते करेंगे, संगठनों को देखेंगे, इसके साथ ही विधि न्याय वाला सेक्शन देखेंगे, इसके साथ ही पुस्तकों को भी देखेंगे। तो कई चीज़ें जो हैं इसमें आपको आगे मिलने वाली हैं और उसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो बताऊंगा, और जहां पर भी कोई ट्रिक अगर दिमाग में आए तो वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, और आगे बढ़ने से पहले यार लाइक भी कर दो आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले संधि और समझौतों को देख लेते हैं। NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता हुआ है। इसके बाद दोस्तों संक्षिप्तकी में केवल और केवल विविध वाला सेक्शन रह जाएगा। खेल तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, बस एक वीडियो है लेटेस्ट वाली, उसको देख लेना। उसके अलावा खेल में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो विविध वाला सेक्शन रह जाएगा, उस पर एक छोटी वीडियो बना के दे दूंगा। उसके बाद आई दृष्टि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग नए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें नई और पुरानी दोनों आई दृष्टि से जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा दिया गया है। तो NLFT ये दोनों दोस्तों चरमपंथी संगठन है। कहाँ के हैं याद रखिएगा, त्रिपुरा के। तो NLFT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और ATTF क्या है? ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इन्होंने अमित शाह की उपस्थिति में खुद को सरेंडर किया है। ठीक है, समझौता कर लिया है त्रिपुरा के साथ मिलके। तो केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और दो ये संगठन हो गए, NLFT और ATTF। भारतीय नौसेना और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी का नाम याद रखिएगा। जो डिफेंस सेक्टर है उसमें समुद्री अनुप्रयोगों के विकास के लिए समझौता किया है। मालदीव, भारत और मालदीव के बीच सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया गया है। फिर है चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। पहला सवाल ये है कहाँ, तो ये केरला में है। केरला में भी ये त्रिवेंद्रम में है, याद रखिएगा। तो इसने किसके साथ मिलकर? WHO के साथ मिलकर एक समझौता किया है। काहे के लिए? चिकित्सा जो उपकरण हैं उनको बनाने के लिए। तो ये अच्छी बात है, हमारा कोई संस्थान WHO के साथ मिलकर ऐसा काम कर रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड दोनों ही महारत्न कंपनियां हैं। दोनों ने ही समझौता किया है। काहे के लिए? सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए। कहाँ स्थापित करेंगे? तो ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज में स्थापित करेंगे। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस के बीच एक समझौता हुआ है। क्या? आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान समझौता हुआ है, और ऐसा करने वाला नागालैंड पहला राज्य बन गया है। तो ये है क्या? DRTPS क्या है? तो दोस्तों ये एक बीमा समाधान की ऐसी प्रणाली है जिसमें पहले से ही पैरामीटर बना दिए जाते हैं कि अगर तूफान आया तो ये संभावित नुकसान हो सकता है, तो उसी के अनुसार आपको मुआवजा मिल जाएगा। मतलब मुआवजे की धनराशि पहले से निर्धारित रहती है। तो भले ही नुकसान कम हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, खेत तक जाने के लिए या जहाँ पर नुकसान हुआ वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले से ही पैरामीटर बने हुए हैं, उनके आधार पर भले ही नुकसान कम हुआ हो लेकिन उतना ही पैसा मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि उन्होंने पैरामीटर ही हल्के फुल्के बना दिए हों, तो ऐसा नहीं किया जाता है। पैरामीटर में उतना इंतजाम किया जाता है जितने की संभावना होती है। तो कभी कभी नुकसान कम होता है लेकिन फिर भी अच्छी खासी धनराशि मिल जाती है। तो नागालैंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। आमतौर पे क्या होता है, फसलों का नुकसान होता है, फिर लेखपाल जाते हैं वहाँ खेतों में और उसका निरीक्षण करते हैं, पैसा खाते हैं और दुनिया भर के संकट होते हैं, है ना। किसानों की चप्पलें घिस जाती हैं, पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी समस्या से समाधान पाने के लिए नागालैंड ने ये काम किया और ऐसा काम करने वाला नागालैंड पहला राज्य बना है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए भाई? 4 राज्यों में 781 किलोमीटर का हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा बनाने के लिए। तो ये विश्व बैंक क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। कितना? 500 मिलियन। ये धनराशि भी याद रखिएगा। और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा है क्या? ऐसे राजमार्ग जिनको बनाने में पर्यावरण अनुकूल तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए और उन राजमार्गों पर पेड़ लगाए जाएं और सोलर एनर्जी के लिए पैनल वगैरह लगाए जाएं। इसके साथ ही जल संरक्षण का भी इंतजाम हो। तो ये पर्यावरण अनुकूल दशाएं जो हैं ऐसे राजमार्गों पर अवेलेबल रहती हैं, याद रखिएगा। तो वो 4 राज्य कौन कौन से? इन 4 राज्यों के नाम भी याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का एक राज्य है, मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है।
रक्षा मंत्रालय ने यूपीडा के साथ एक समझौता किया है, जिसको उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत 3 परीक्षण सुविधाएं, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उससे संबंधित टेस्टिंग लैब्स जो हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज जो हैं, वो 3 स्थानों पर बनाई जाएंगी। जो मशीन वगैरह लगी है या जो सामग्री है, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो गलियारे हैं, कॉरिडोर हैं, उनको बनाने में लगेगी, तो उनकी टेस्टिंग के लिए 3 लैब्स जो हैं या फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्थापित की जा रही हैं। कहाँ? एक लखनऊ में और 2 कानपुर में। दोनों को याद रखिएगा। फिर है सांस्कृतिक संपदा समझौता 46वीं बैठक विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसको संबोधित किया था और यहीं पर भारत की एक नवीनतम धरोहर स्थल की घोषणा की गई। उसका नाम आप लोगों को बताना है। भारत और अमेरिका के बीच पहली बार इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनकी तस्करी होती है। जैसे यहाँ की कोई मूर्ति अमेरिका पहुँच जा रही है, अमेरिका की कोई चीज़ यहाँ आ जा रही है। अक्सर हम लोग करंट अफेयर्स में देखते रहते हैं। तो क्या होता है, तस्करी होती तभी तो चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचती हैं। तो ये समझौता हो गया है कि हमारे यहाँ जो चीज़ होगी हम तुमको वापस कर देंगे और तुम्हारे यहाँ जो चीज़ होगी वो हमको वापस कर देना। तो ऐसा समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग और मेक माई ट्रिप, आप लोग इसको एडवर्टाइजमेंट में देखते भी होंगे। मेक माई ट्रिप पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं देने वाली एक संस्था है। इसके बीच समझौता हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज के बीच एक समझौता हुआ है। काहे के लिए? जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें महिलाएं काम करती मिलके, उनके लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के जरिए टिकाऊ परिवहन की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो दोनों ने मिलकर समझौता किया है, कन्वर्जेंस एनर्जी और ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इस सुविधा के लिए नाम क्या दिया गया है? स्त्री। ये भी याद रखिए, अगर सीधे पूछ ले स्त्री क्या है तो आप बता दीजिएगा। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू का जो केंद्रीय बैंक है, दोनों के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए? पेरू में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। और पेरू के साथ जब ऐसा समझौता हो गया है तो पेरू पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है, याद रखिएगा। पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। और जब अलिनो आता है, अलिनो की जो परिघटना होती है, उसमें पेरू के पास कौन सी जलधारा जो है वो प्रवाहित होती है, उसके बारे में भी आप लोग बताइए। यार जवाब दे दिया करिए कमेंट बॉक्स में, उससे क्या होता है ना, संचार हम लोगों के बीच बना रहता है। वैसे मैं कहता हर बार ही हूँ, बिरला ही कोई जो है वो जवाब देता है वहाँ पर। वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ। ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गोवा में संपन्न हुआ 20 से 24 नवंबर के बीच। अब संधि और समझौतों को देख लेते हैं जो नए वाले हैं। इसरो और एएसए क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, दोनों के बीच समझौता हुआ। काहे के लिए? गगनयान मिशन के लिए सहयोग करने हेतु, याद रखिएगा। CDOT, जिसका मुख्यालय पुणे में है, और IIT रुड़की के बीच एक समझौता हुआ है। काहे के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक दोनों के बीच समझौता हुआ है। किस लिए? उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता के लिए। कितने पैसों के ऋण के लिए हुआ है? तो $200 मिलियन। इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए इंडिया और कजाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। ये कंपनी क्या करेगी? TI स्लैग, टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करेगी, जिसका इस्तेमाल पेंट वगैरह में चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच समझौता हुआ है, याद रखिएगा। फिर है भारत और कोलंबिया के बीच समझौता हुआ है फिल्म सह निर्माण, मतलब हम आपके यहाँ फिल्म बनाएंगे, आप हमारे यहाँ फिल्म बनाइए, शूटिंग करिए। और कोलंबिया की राजधानी आपको बतानी है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और मेटा, फेसबुक जिसके तहत आता है, समझौता हुआ है। काहे के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए। कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में AI के 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इनकी संख्या भी याद रखिएगा, कितने? 5 एक्सीलेंट सेंटर। और ये कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे ये भी याद रखना है। हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर, याद रखिएगा ना। लखनऊ शामिल है
ना दिल्ली शामिल है और ना ही कोलकाता शामिल है, बड़े बड़े शहर शामिल नहीं हैं। यूपी वाले विशेष रूप से याद रखें, कानपुर इसमें शामिल है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बृहन नगर निगम दोनों के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए? मध्य मुंबई में एक अत्याधुनिक कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए। सीमा पार विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 देशों के बीच समझौता हुआ है, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। आपको पता ही होगा कि नेपाल अगर बांग्लादेश को बिजली बेचेगा तो भारत की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए तीनों देशों के बीच समझौता हुआ है। द्विपक्षीय निवेश संधि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके किसके बीच हुई है? भारत सरकार और उज्बेकिस्तान के बीच। आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए और हम आपके यहाँ करेंगे। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? इंडो कजाक, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है टाइटेनियम स्लैग के लिए, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर किसके बीच? उज्बेकिस्तान को लेकर हुआ है। अब आपको बताना है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की सीमा पर एक सागर है जो सिमट रहा है, सूख रहा है, उसका नाम क्या है? ये शायद यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। पहले एआई सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता हुआ किसके बीच? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप के बीच, और ये इकाई कहाँ स्थापित होगी? गुजरात के धोलेरा में। अब संगठनों को देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार परिषद, इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया कब? 9 से 10 नवंबर। और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी स्थापना की थी कब? 10 नवंबर 2023। तो ये डेट याद रखिएगा। 14 स्वायत्त संस्थानों को शामिल करके इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। इसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया 9 नवंबर को। इसके साथ ही एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, उसका भी 50वां स्थापना दिवस था। तो ये जो 50 हुआ, 75 हुआ या 100वां हुआ, ऐसे स्थापना दिवस प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब सवाल बनता है कि इसकी स्थापना हुई कब थी? यही सब चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि स्टैटिक में भी प्राय प्रश्न ऐसे ही हिस्सों से उठाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है जो करंट अफेयर्स से संबंधित रहते हैं या करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत, जो कि 2005 में ही पारित हुआ था। अब आपको बताना है कि ये जो प्राधिकरण है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। इनकॉर्प ग्लोबल सिंगापुर स्थित एक कंपनी है। इसने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट भी कहा जाता है, उससे लाइसेंस पा लिया है। तो ऐसा लाइसेंस पाने वाली ये पहली फर्म बन गई है, याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो की बात करें तो राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसके द्वारा 75 सड़कें और पुल जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो इसी ने बनाया है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ? ये जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है, सड़कें वगैरह बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, न कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित यह सहायक कंपनी है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। ये 4 अमृत फार्मेसियाँ खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी, याद रखिएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा। अब विधि और न्याय से सवालों को देख लें और आपको बताना है अमृत फार्मेसी हमने एक पड़ोसी देश में भी खोली है, उस देश का आपको नाम बताना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा, उस संबंध में ये खबर है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 से फैसला सुनाया है
और ये जो दर्जा है उसको बरकरार रखा है। बात उठी थी कि इसका जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो वापस ले लिया जाए। तो 1967 में अजीज यासा बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था कि अल्पसंख्यक जो ये अजीज यासा बनाम भारत संघ मामला था उसमें ये खारिज कर दिया गया था कि अल्पसंख्यक का दर्जा ले लिया जाए, इस बात को खारिज किया था। तो इसी निर्णय को वर्तमान में भी बरकरार रखा गया है। तो ये केस याद रखिएगा, अजीज यासा बनाम भारत संघ या अजीज बनाम भारत संघ, जैसे याद कर लो वैसे याद कर लेना। वाहन लाइसेंस व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने। अब आपको बताना है कि जो पीठ होती है संवैधानिक पीठ, उसमें न्यूनतम कितने जज शामिल होते हैं। हल्के मोटर वाहन श्रेणी के लाइसेंस धारकों के लिए एक फैसला सुनाया है और कहा है कि जो लाइसेंस धारक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हल्के वाहन जैसे टू व्हीलर वगैरह का लाइसेंस रखे हैं, वो बिना किसी अतिरिक्त प्राधिकरण की आवश्यकता के 7500 किलोग्राम तक के वाहन चला सकते हैं। होता नहीं है कि लाइसेंस है टू व्हीलर का, चला रहे हैं कोई भारी गाड़ी, है ना, कार वार चला रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे टू व्हीलर में ही कई और भारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ऐसे में ये संकट उत्पन्न हो गया था, तो वही समाधान सुनाया है। तो आपको याद रखना है कि मोटर वाहन एक्ट कब पारित हुआ था, और ये सीमा भी याद रखनी है, वजन की सीमा 7500। औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्यों की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि जो राज्य हैं वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर कर लगा सकते हैं और उसे विनियमित कर सकते हैं। धारा 6A क्यों चर्चा में रही है? तो पहला सवाल ये बनता है कि इसका संबंध किस अधिनियम से है, तो इसका संबंध नागरिकता अधिनियम 1955 से है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। अब ये है क्या, ये असम के संबंध में है। असम में जो लोग आ जाते हैं बांग्लादेश वगैरह से, उनकी नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा, तो उसको बरकरार रखा गया है। अब दिवसों को देख लेते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2024 को मनाया गया, ठीक है, विश्व शौचालय दिवस। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को, याद रखिएगा। पुरुष ही शौचालय बाहर जाता है डिब्बा लेके, ऐसा याद रखिएगा। इसकी थीम टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस, है ना। पीस का एक स्थान है टॉयलेट। जब आप लोग मुक्त होते हैं, हम लोग मुक्त होते हैं, तो एक पीस का अनुभव होता ही है, तो ऐसे याद रखिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इतना ही याद रखिएगा। जो नई पीढ़ी है वो भी सशक्त हो सुनामी को लेके, नहीं तो पता लगा जान ही नहीं रहे कि सुनामी है क्या। भाषा गौरव सप्ताह 3 से 9 नवंबर के बीच मनाया गया, असम राज्य में मनाया गया, याद रखिएगा। और जो असमिया भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, उस उपलक्ष्य में मनाया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में नई दिल्ली भी रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। और आपको बताना भी है कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम आपको याद नहीं रखनी है। अब जो है थोड़े समझौते और बचे थे, उनको देख लेते हैं। LOC समझौता, जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, गुयाना द्वारा 2 ड्रोनियर विमानों की खरीद के लिए ये समझौता भारत के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बैंक की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप लोगों ने देखा हो, क्रॉप लोन वगैरह लिया हो तो उसमें देखा हो एक लिमिट बना दी जाती है। मान लिया 10 लाख रुपए के लिए आप एलिजिबल हैं, 10 लाख रुपए का लोन किसी भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन इस 10 लाख में से आपको जरूरत कितने की? 3 लाख। तो इधर 10 लाख रुपए तो आपका रहेगा ही रहेगा, आपको ऋण मिला हुआ है 10 लाख रुपए का, लेकिन आपने इस 10 लाख में से जितना निकाला है 3 लाख, उसी पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। भारत सिंगापुर के बीच एक समझौता हुआ है, काहे के लिए? विधि और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। हमारी राष्ट्रपति हैं वो मॉरिशस यात्रा पर रही हैं, तो वहाँ के प्रविंद जगन्नाथ जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से एक है लोक सेवा आयोग, और मॉरिशस और संघ लोक सेवा आयोग के बीच भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा जो हमारी CBI है और उनके यहाँ का जो CBI के समकक्ष जो संस्था है, उसके बीच भी समझौता हुआ है। REC लिमिटेड सिद्धार्थ नगर के जिले में बच्चों की शिक्षा में सहायता देने के लिए नई दिल्ली में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। REC लिमिटेड और विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के बीच समझौता हुआ है। तो सहायता केंद्र स्थापित कहाँ होंगे?
सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर के बच्चों को शिक्षा में सहायता करने के लिए समझौता किया गया है, याद रखिएगा। केंद्र नहीं, बस सहायता दी जाएगी। नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए एक अनुसंधान में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। कितनी नदियों को? 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के बीच। तो ये क्या करेंगे? तकनीकी शिक्षा संस्थान जाके रिसर्च करेंगे। तो ये 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। MGKK, उत्तर से दक्षिण क्रम भी इनका यही है, याद रखिएगा। और इसके साथ ही नर्मदा, ताप्ती शामिल नहीं है, पेरियार। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन दोनों के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए। भारत अर्जेंटीना के मध्य एक समझौता हुआ लिथियम की खोज और खनन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। WHO और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग में समझौता करने के लिए, याद रखिएगा। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति कब से कब तक रखी गई है? 2025 से 34 तक, ये अवधि भी याद रखिएगा। पहले भारत तटरक्षक प्रशिक्षक पोत का निर्माण करने के लिए समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय और मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। यह है कहाँ? मुंबई में। और गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? ये आप लोग बताइए। अब संघ और संगठनों को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, याद रखिएगा। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी है कहाँ? पहला सवाल तो लखनऊ में है। अभी चर्चा में क्यों है? जो सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो राष्ट्रीय मानक हैं उनका पालन करने वाली ये अकादमी बनी है, जिसको उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। आयुष पद्धतियों के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, मानकीकरण के लिए एक विभाग स्थापित करने की घोषणा किसने की है? भारतीय मानक ब्यूरो ने, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान दोनों के बीच समझौता हुआ है। दोनों क्यों चर्चा में रहे हैं? पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO का सहयोगी घोषित किया गया है केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को। ये पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये है कहाँ? भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, तो हैदराबाद में। और आपको पता है हैदराबाद से प्राय क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन किसके किसके बीच हुआ? यूरोपीय संघ, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और USA के बीच। इंडसइंड बैंक लिमिटेड किसानों को क्रेडिट के लिए मुआवजा देने के लिए जो RBI ने एक पहल शुरू की है, उसको सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाला पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट का चर्चा में है। ओपन AI के द्वारा उसके साथ मिलकर इसने एक सुपर कंप्यूटर जो कि AI आधारित होगा, जिसका नाम है स्टार गेट, आपको याद भी रखना है नाम, स्टार गेट, उसका विकास करने के लिए समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के साथ। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, और इसके अंत में का लगा है, तो ये कोरबा में है। इसको V3 प्रमाण पत्र मिल गया है और ये प्रमाण पत्र पाने वाली पहली कंपनी बन गई है भारतीय। और ये प्रमाण पत्र दिया किस क्षेत्र में जाता है? एल्युमिनियम निर्माण और आपूर्ति के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए। पैराफ्यूज क्या है? एक फिनटेक कंपनी है, भारत की दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि पहली यूनिकॉर्न कौन सी है? तो कृत्रिम, जो कि भावेश अग्रवाल की है। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $1 बिलियन के पार पहुंच जाता है, ये भी याद रखिएगा। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें तो एशिया प्रशांत ब्रांड रैंकिंग में ये भारत के सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक बनकर सामने आया है। LIC स्थापना इसकी 1956 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। प्रथम गतिशक्ति अनुसंधान पीठ, गतिशक्ति आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित एक योजना है। तो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शिलांग में इसकी एक पीठ की स्थापना की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय
और IIM शिलांग। तो इस मंत्रालय का नाम याद जरूर रखिएगा। न्यूरालिंक क्या है? एलन मस्क की कंपनी द्वारा इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है, जिसे टेलीपैथी नाम दिया गया है। NTPC फिर से क्यों चर्चा में है अभी? भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है। शीर्ष नियोक्ता मतलब अपने यहाँ ज़्यादा लोगों को नियुक्त करती है, ज़्यादा रोजगार देती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात करें तो विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा इसने प्राप्त किया है। पहला एक्सचेंजर को मिला है। ये कहाँ की कंपनी है? ये आयरलैंड की है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसने तेलंगाना में चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए उसके साथ समझौता किया है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। के स्वाब ने इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और यहीं पर जनवरी में एक बैठक भी होती है हर साल। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद भारत द्विवार्षिक कार्यकाल 24-25 के लिए इसके परिषद में दोबारा चुना गया है, याद रखिएगा। फ्लाइंग वेज एक कंपनी है, डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन तकनीक के लिए इसको सर्टिफिकेट दिया गया और ये ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है। साब की बात करें तो ये स्वीडन की कंपनी है। अभी क्यों चर्चा में है? भारत में रक्षा परियोजनाओं में इसने 100% FDI हासिल किया है और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली विदेशी कंपनी बन गई है। और ये स्वीडन के बाहर मतलब भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल बना रही है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की बात करें तो भारत इसके संचालन समूह का सदस्य बन गया है, जिसमें 18 सदस्य शामिल हैं। विधि न्याय को फिर से देख लेते हैं। ये लेटेस्ट नहीं, ये पुरानी वाली मैगजीन से है। पहले हम लोग ऊपर कर चुके हैं जिसमें अक्टूबर और नवंबर का था, फिर से पुराना वाला कर रहे हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, आपको पता होगा कल कोलकाता में जो रेप कांड हुआ था, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। और इसमें जो मुख्य प्रावधान है, कहा गया है कि पीड़िता की मृत्यु होने पर या पीड़िता को कोमा में चले जाने पर जो अपराधी है उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। पुलिस या सक्षम अधिकारी द्वारा 21 दिनों में जांच पूरी की जाएगी। अपराधी की मदद करने वाले पर भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान किया है। मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए थी जो इसमें नहीं है। इसमें प्रावधान वो हैं जो रेप कांड होने के बाद घटनाएं होती हैं, स्थितियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है पहले ही कोई बड़ा कानून बना देना चाहिए कि लोग डरें। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 वायुयान अधिनियम 1934 को संशोधित किया है, मतलब उसको प्रतिस्थापित किया है। तो आपको ये भी याद रखना है, वायुयान अधिनियम 1934। अब केंद्र सरकार जो है विमानों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, बिक्री इत्यादि के लिए नियम बना सकती है, याद रखिएगा। SC/ST वर्ग के आरक्षण में उपवर्गीकरण, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है कि कहा है कि उसमें उपवर्गीकरण कर देना चाहिए। देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में DY चंद्रचूड़ ने ऐसा फैसला सुनाया। 2004 में चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में जो फैसला था उसको पलट दिया है, जिसमें कहा गया है कि वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई है, 1/3। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने का कानून इराक की संसद ने पारित किया है, 15 वर्ष की जेल। मदरसा शिक्षा बोर्ड की बात करें, अधिनियम 2004, ये भी याद रखना है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ बेंच थी, जिसमें कहा गया था कि इनको असंवैधानिक करार दिया गया था हाई कोर्ट ने, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, उस पर रोक लगा दी है। अरुण भंसाली जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की घोषणा जो है ग्रीस ने की है। अभी हमने ऊपर देखा उसके विरोध में इराक ने कानून पारित किया, लेकिन ग्रीस ने जो है उसको वैध घोषित कर दिया अपने यहाँ। स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड आप लोग जान ही रहे हैं। इंडो पैसिफिक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सहयोग बढ़ाने संबंधित प्रावधान है इस विधेयक में, याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है, सेवा शर्तें हैं,
उनको लेकर अधिनियम 2023 दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अभी क्यों चर्चा में, क्योंकि 28 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। तो ये डेट भी याद रखनी, 28 दिसंबर 2023। इसमें क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति के द्वारा की जाएगी। चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और इस चयन समिति में शामिल कौन कौन होगा, जो काफ़ी विवाद का विषय रहा था। तो एक तो प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री रहेगा, मतलब उन्हीं की सरकार का रहेगा, उन्हीं का मंत्री रहेगा। तीसरा कौन रहेगा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष। कुल 3 लोग रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब वर्ष और दिवस पुराने वाले देख लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2024 को मनाया जाता है। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज इसकी थीम थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। टूरिज्म एंड पीस इसकी थीम थी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इस बार आपको थीम याद रखनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थीम और दिवस दोनों। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। गवर्नेंस ऑफ एआई, इतना ही याद रखिएगा, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई। तो लोकतंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में माफ कीजिएगा। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त के बीच मनाया गया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग द मून, मतलब जीवन को, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, इंपॉर्टेंट दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इट्स टाइम फॉर एक्शन इसकी थीम थी, क्योंकि हेपेटाइटिस रिपोर्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे एक्शन लेने का ये टाइम है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। टू लीव नो वन बिहाइंड। अब जनगणना होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी पीछे ना छूटे, ठीक वैसी ही थीम है। फिर है विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया गया। थीम क्या थी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ गिविंग इसकी थीम थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, थीम भी जहन में डाल लेना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया था, 1973 में। अवर लैंड अवर फ्यूचर इसकी थीम थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको। आप लोग देखते ही होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। योजना का हिस्सा बने इसकी थीम थी। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। परिवार और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। ए प्रेस फॉर द प्लानट इसकी थीम थी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। पुस्तक राजधानी के रूप में किसे चुना गया, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर को, ये भी याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। प्लेनेट बनाम प्लास्टिक इसकी थीम थी। ठीक है, प्लास्टिक आप लोग देख ही रहे हैं कितनी फैली रहती है प्लेनेट पर। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, WHO की स्थापना की गई थी, और आपको इसका मुख्यालय बताना है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम थी। विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस 24 मार्च को। यस वी कैन एंड टीबी, और भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, और WHO ने कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है वो आपको बताना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, इम्पॉर्टेंट है।
और विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस। टॉयलेट फॉर पीस किसकी थी? शौचालय दिवस की। वाटर फॉर पीस किसकी है? जल दिवस की। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन वुमेन। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। ठीक, शून्य के बाद क्या आता है? 1। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, 2 फरवरी को। इसकी थीम भी रटनी है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक, 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर समझौता, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, क्लोज दी केयर गैप इसकी थीम थी। विश्व कुष्ठ दिवस 28 जनवरी को, वीट लेप्रोसी। और 14वां, याद रखना है क्रम भी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें। मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉइल एंड वाटर इसकी थीम थी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, लेट कम्युनिटीज लेड इसकी थीम थी। और विश्व शौचालय दिवस हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये सब फिर से पुराना आ गया है, हम लोग नया पढ़ चुके हैं, बस आप दिन याद रखिएगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर ये सब पढ़ चुके हैं आप, ये याद रखिएगा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतरिक्ष सप्ताह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नहीं, इसको छोड़िए आप, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारतीय भाषा दिवस, ये भी याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि 11 दिसंबर को इसे मनाने की घोषणा की गई। एक स्वतंत्रता सेनानी और कवि हैं तमिल के, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम, उनके जन्मदिवस के अवसर पर 11 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, इम्पॉर्टेंट है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। तो हाथी और शेर दोनों अगस्त महीने में ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 25वां क्रम भी याद रखना, 25वां कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 2024 को। फिर है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 1900 कहाँ से आ जाएगा यार, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। दूध पी के क्या आता है? जुनून आता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस हो गया। अब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दूध पी के क्या किया था? संविधान को बनाया था। तो 26 नवंबर को दूध और संविधान दोनों दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर। और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? भोजन का अधिकार। ये लेटेस्ट वाले दिवस हैं, पहले हमने पढ़े हैं, अब थीम भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर इसकी थीम थी।
विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को इस बार मनाया गया था। पिछली बार 23 में अभी हमने ऊपर देखा था, जिसे हमने कहा कि आगे पढ़ेंगे, वो 2 अक्टूबर को मनाया गया था, लेकिन इस बार ये 7 अक्टूबर को पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर। दान के 20 वर्ष पूरे होने का जश्न इसकी थीम थी। अब पुस्तकें जो आपको पढ़ लेनी है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड रंजीत सिंह की है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा जो कि इतिहासकार हैं। इसमें इन्होंने जो गांधी जी और उनके अनुयायी थे, उनके पर्यावरण के प्रति, उनका जो पर्यावरण के प्रति क्या नज़रिया था, उन चीज़ों का उल्लेख किया है। विटनेस साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वराज की है, जो पहलवान हैं। सिटीजन बिल क्लिंटन की है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दी लोटस एम्पायर ताशा सूरी की है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह की है। और बस अब ये विविध वाला सेक्शन बचा है। इस वाले विविध को और पुरानी मैगजीन दोनों विविध को एक साथ करके दे दूंगा। उसके साथ ही हम लोगों की पूरी संक्षिप्तकी कंप्लीट हो जाएगी, और आप लोग अगर कहेंगे तो पूरी संक्षिप्तकी को लेके एक कंपाइल्ड वीडियो बना दूंगा, जो स्वाभाविक है कि बड़ी होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितना पुराना है उसको बार बार रिवाइज करिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।